हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट्स का ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो एनामोलस बिहेवियर होता क्या है? एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे अगर हम 16th ग्रुप को कंसिडर करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम रहेगा। ग्रुप 17th अगर हम ले तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन होता है। तो एक ग्रुप में जो सारे एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। लेकिन ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं जैसे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन एंड ग्रुप 17 में फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप एलिमेंट से अलग होती है और इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। तो ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर शो करता है और फ्लोरीन भी एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का एनामोलस बिहेवियर एंड देन फिर फ्लोरीन के बारे में। तो ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज है जो ऑक्सीजन एंड बाकी ग्रुप एलिमेंट की अलग होती है? तो सबसे पहला है एटोमिसिटी। ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक होता है लेकिन बाकी ग्रुप एलिमेंट जो है वो पॉली एटोमिक रहेंगे, जैसे कि सल्फर S8 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देन सेकेंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन बाकी जो रहेंगे वो डायमैग्नेटिक होते हैं। थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन सिर्फ -2, -1 एंड +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और बाकी जो ग्रुप एलिमेंट है वो -2, +2 के साथ साथ +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अभी यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। सिर्फ अगर OF2 है, मतलब ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, तो उस केस में ऑक्सीजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा फ्लोरीन से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। ठीक है, तो OF2 में +2 एंड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो -2 बाकी सारे कंपाउंड में, OF2 में +2 एंड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जो है वो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो +6 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होके एक्स्ट्रा वैलेंसी जो है वो नहीं शो करते। ठीक है, लेकिन बाकी के केस में जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं तो वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करके +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देन है हाइड्राइड जो होते हैं, हाइड्राइड्स भी अलग अलग नेचर के होते हैं। ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है H2O वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन बाकी ग्रुप एलिमेंट के जो हाइड्राइड रहेंगे वो गैसियस स्टेट में होते हैं। अभी ऐसा क्यों है? तो H2O में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों रहेंगी? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी और H2O लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन बाकियों में H2S, H2SE, H2D इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, देन ऑक्सीजन जो है वो यूजुअली 2 कोवैलेंसी शो करता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है वो एक्सीड कर सकते हैं कोवैलेंसी, +4 कोवैलेंसी भी वो शो कर सकते हैं। अभी रीजन क्या है ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर के पीछे? तो पहला रीजन है ऑक्सीजन का स्मॉल एटॉमिक साइज, देन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो फ्लोरीन के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। देन रेडियस मतलब आयोनिक साइज, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम होती है देन एक्सपेक्टेड। तो 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, 3 की वैल्यू ज्यादा वाली और 3 की वैल्यू कम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन तीनों की वैल्यू हायर देन एक्सपेक्टेड। देन हमारा जो साइज है, फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम और स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो भी कम होती है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फ्लोरीन की जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि ये बहुत शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होंगी, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेंगी।
देन फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HOF, लेकिन बाकी जो है, बाकी एलिमेंट्स जो है, बाकी ग्रुप एलिमेंट वो मोर देन वन ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। देन फ्लोरीन का जो हाइड्राइड है HF वो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकियों के जो हाइड्राइड्स रहेंगे वो गैसियस स्टेट में रहेंगे, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ये गैसियस स्टेट में रहेंगे। HF लिक्विड स्टेट में होता है, क्यों? क्योंकि HF में क्या रहेंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, देख यहाँ पे भी क्यों होता है फ्लोरीन का एनोमोलस बिहेवियर शो करता है वो, तो फिर से स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यही रीजन हमने ऑक्सीजन में भी देखे थे। एक रीजन यहाँ पे और है, लो FF मतलब लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये भी पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, हमें लगता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, इस तरह से आना चाहिए। लेकिन हमें पता है ये होता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आएगा फिर क्या हमारा फ्लोरीन एंड देन आएगा हमारा आयोडीन। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर रहेगा। तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो जितनी चाहिए उससे होती है कम। रीजन क्या था? रीजन था कि फ्लोरीन के जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन के एनोमोलस बिहेवियर के बारे में। देख कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP4 आएगा। ठीक है, अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP6 रहेगा। तो यहां से यहां जाने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे गेन होंगे या फिर शेयर होंगे टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और +2 दोनों आ सकती है। अभी जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, मतलब ऑक्सीजन को छोड़िए, बाकी जो हमारा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम रहेगा, उनके केस में +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है। ऑक्सीजन के केस में ये नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। जैसे मान लो अगर मैंने लिया सल्फर, सल्फर के बारे में एक मिनट, सल्फर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सल्फर का लास्ट में आएगा 3s2 3p4, है ना। अभी यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये +2 एंड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 3p के बाद यहाँ पे 3d भी आएगा, d में 5 एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम और यहाँ पे एक बढ़ गया, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। यहाँ पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी जा सकता है आगे, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, इसलिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएंगी। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन में नहीं होता, ऑक्सीजन में 2s2 एंड 2p4 रहेगा। ठीक है, इसका 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं पॉसिबल और एक्स्ट्रा वैलेंसी भी ये नहीं शो करता। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन के केस में जैसे हमने देखा था वो सिर्फ -2 +2 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। देन है नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो होती है, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो बॉन्डिंग रहेंगी वो मेनली कोवेलेंट होती है। ठीक है, और ये सभी जगह पे अप्लाई होता है कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट, तो जो बॉन्डिंग रहेंगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही रहेगी। देख ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम तक अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाते हुए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, ऑक्सीजन को छोड़ दो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होंगी और +4 की इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देन हाँ, लास्ट पॉइंट ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन सिर्फ -2 -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। देन ग्रुप 17 के बारे में है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 रहेगा। मतलब NP6 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। फ्लोरीन ओनली एंड ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, दूसरी कोई नहीं। देन बाकी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो +1, +3, +5 एंड +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है -1। देन हाँ, जो हैलोजन्स है वो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स में, ठीक है। किसके? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में +4 एंड +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो सकती है। हाँ, देन ये फ्लोरीन का पॉइंट हो गया कि यहाँ पे सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होंगी। और रीजन क्या है उसका? कि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। तो बस यही पॉइंट है। ये हमने एनामोलस बिहेवियर में भी थोड़े देख ही लिए थे। अभी नेक्स्ट है ग्रुप 18 के बारे में। तो इनका तो बहुत इजी है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंसी 0 रहेंगी। ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ना लॉस होगा, ना कंपाउंड बनाएंगे और ना हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जिस्ट करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के फॉर्म में। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन ज़ेनॉन का है, इसको याद रखना। हमें पता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, देन आता है हमारा ज़ेनॉन एंड यहाँ पे रेडॉन, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये रेडियो एक्टिव है रेडॉन। अभी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमें पता है साइज जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए जो हमारा ज़ेनॉन है वो कुछ कंपाउंड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। और उन कंपाउंड में ज़ेनॉन जो है वो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। तो ज़ेनॉन +2, +6, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। रीजन भी हमने देख लिया कि लार्ज साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसलिए। और ज़ेनॉन के ये कंपाउंड रहेंगे। ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ऐसे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ उसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 18 के बारे में। अभी बस एनामोलस बिहेवियर की जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, which among the following element does exhibit anomalous behavior with its group element? तो एनामोलस बिहेवियर कौन शो करता है ये पूछा है। तो सेलेनियम नहीं, टेल्यूरियम नहीं, पोलोनियम ये भी नहीं, ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग एनामोलस बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो किसका एनामोलस बिहेवियर है बाकी ग्रुप मेंबर से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कौन शो करता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो पूछा है। तो इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ सही है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा क्लोरीन है, तो ये तो सही है। इट एक्सिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इट हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमॉन्ग ऑल हैलोजन्स, ये गलत है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने इसको डिस्कस भी किया है कि फ्लोरीन में फ्लोरीन एंड फ्लोरीन क्योंकि एटॉमिक साइज स्मॉल है तो ये इनकी जो 3 लोन पेयर होती है वो पास पास रहेंगी। तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए कम एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा नहीं होती, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है, ठीक है। तो यही हमारा गलत रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर रहेगा। डी क्या था? इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, तो ये तो सही है। HOF यही एक ऑक्सो एसिड वो बनाता है, तो ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सिस्टिंग ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन। तो कौन सा है? अभी हमने बोला HOF, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है फ्लोरीन। नेक्स्ट है, which of the following statement is false about oxygen and sulfur? ऑक्सीजन एंड सल्फर के बारे में गलत क्या है? तो पहला है, atoms of oxygen and sulfur consist two unpaired electron in valence shell। तो ये तो सही है क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 16 के एलिमेंट है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और P4 में तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 है ना, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों में रहेंगे, ऑक्सीजन में भी एंड सल्फर में भी, तो ये तो सही है।
तो ऑप्शन ए सही है, हमें गलत वाला चाहिए, तो ये सही हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन एंड सल्फर शो -2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है। क्यों भाई? सल्फर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सल्फर -2 +4 +6 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। यही गलत हो गया और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। देन थर्ड एंड फोर्थ पढ़ लो। ऑक्सीजन इज गैस व्हाइल सल्फर इज सॉलिड, ये सही है। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ सल्फर, ये भी सही है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। बस एनामल्स बिहेवियर के ऊपर इतने ही क्वेश्चन थे। अभी हमें देखना है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 एलिमेंट, और उसके बाद ना ऑक्साइड्स भी है। तो एक बार पहले हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं, एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है ग्रुप 16 के हाइड्रेट्स। अभी ग्रुप 16 के जो हाइड्रेट्स होते हैं वो H2E फॉर्म के रहेंगे। E क्या रहेगा? तो हमारा ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो यहाँ पे H2 लगा दो तो H2O हो जाएगा, H2S, H2Se। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे ग्रुप 16 के हाइड्रेट्स। अभी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला H2E होता है। ठीक है, एग्जांपल्स में E के जगह ऑक्सीजन रखा तो H2O, फिर सल्फर से H2S, H2Se, H2Te एंड H2PO, ये बनेंगे। फिजिकल स्टेट, H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, पता है हमें क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो H2O दैट इज ऑक्सीजन का हाइड्रेट लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी के जो हाइड्रेट्स है वो कलरलेस, बैड स्मेलिंग, पॉइजनस गैसेस होते हैं, तो बाकी गैसियस स्टेट में रहेंगे। H2O जो है ऑक्सीजन का हाइड्रेट वो लिक्विड स्टेट। देख, स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर एंगुलर होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। सबका स्ट्रक्चर एंगुलर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी देखो, याद है तो बहुत अच्छी चीज है, याद कर लो कि सारे जो यहाँ पे हाइड्रेट्स रहेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर होता है। लेकिन अगर कभी याद नहीं रहा तो इस तरह से निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ। H2O का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसा H2O में है बाकी के हाइड्रेट्स में भी, मतलब H2H, H2Se, H2Te और H2PO सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं H2O का एग्जांपल बता रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वो बहुत सारे कंपाउंड में हमारा आंसर उससे आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड जैसे H2SO4 वगैरह, इसमें वो ट्रिक नहीं काम करती। ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर हमें पता ही होना चाहिए फिर। तो बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपाउंड में ये ट्रिक वर्क करती है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन जो है, जो हमारा सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, उसको ले लो। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन हमने ले लिया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनेगा। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। जितना ये नंबर है उतना ही इन दोनों के एडिशन आएंगे, एक s और एक p, 2। 3 है तो एक s एंड 2 p तो 3 हो गए, एक s एंड 3 p तो 4 हो गए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, और हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या आएंगी? टेट्राहेड्रल आएंगी। अभी डायरेक्टली यहाँ पे टेट्राहेड्रल करेक्ट आंसर टिक नहीं करना है, पहले देखो टेट्राहेड्रल में पहले इसको प्लेस करो, तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा। ठीक है, 4 है इसका तो 1, 2, 3 और 4। अभी 2 लोन पेयर है तो ये एक लोन पेयर और ये दूसरी लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अभी लोन पेयर को हम शेप में कंसीडर नहीं करते, तो ये लोन पेयर ऐसे रखो, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। अभी देखो, अभी ये कैसे दिख रहा है? तो ये अभी दिख रहा है हमें वी शेप, या फिर इसको हम बोलते हैं बेंड शेप, या फिर इसको हम बोलते हैं एंगुलर। ठीक है, तो या तो एंगुलर शेप ज्योमेट्री बोलो, या फिर बेंड शेप ज्योमेट्री, या फिर वी शेप ज्योमेट्री इसकी रहेंगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एंगुलर शेप का ये रहेगा। देख,
नेचर होता है वीकली एसिडिक, सारे जो हाइड्रेट्स रहेंगे वो वीकली एसिडिक नेचर के रहेंगे। अभी 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है एसिडिक स्ट्रेंथ, दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी एंड तीसरा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एक करके लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको मैं मिटा देती हूँ पहले। तो सबसे पहले हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में जो पहले हाइड्रेट्स है उसको देखो, बस एक मिनट। हाँ, हाइड्रेट्स है हमारे पास H2O, देन H2S, H2 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एंड देन टेल्यूरियम एंड लास्ट में पोलोनियम। ठीक है, इतना ही देते पहले। देखो अभी एसिड मतलब क्या होता है, तो एसिड मतलब जो H पॉजिटिव आयन देगा, है ना। आरएनएस की अगर थ्योरी लगाएंगे हम, तो एसिड वो स्पीसीज होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में ऐड करने के बाद H पॉजिटिव आयन देती है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मैं यही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। अभी एसिड जो H पॉजिटिव आयन देगा और जो जल्दी से H पॉजिटिव आयन देगा, मतलब जो इजीली H पॉजिटिव आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, है ना। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो हाइड्रोजन तो सेम है, ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जाएंगे तो हमें पता है साइज इंक्रीज होता है, मतलब जो OH का बॉन्ड रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, H और S का जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो ज्यादा रहेगा, H और Se की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा और H और T की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा रहेगी, है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जाएंगे तो साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज। अभी हमें पता है कि जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो बॉन्ड वीक होता है और इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टेल्यूरियम के केस वाला। तो क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो ये तो इजीली H पॉजिटिव देगा ना, और जल्दी से H पॉजिटिव दे रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा हमारा टेल्यूरियम वाला, उससे वीक एसिड सेलेनियम वाला, उससे वीक एसिड रहेगा सल्फर वाला, और ये जो रहेगा वो वीकेस्ट एसिड में से रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने जो ऑर्डर लिखा है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमने ऑर्डर लिखा है, सबसे वीक एसिड कौन है, H2O, यहाँ पे H2O, उससे ज्यादा एसिडिक H2S, देन H2Se एंड H2T। तो हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हाइड्रेट्स की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। रीजन क्या है, बॉन्ड की लेंथ जो है वो इंक्रीज होंगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इजीली H पॉजिटिव आयन निकलेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक, देन थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में भी यही लगता है। देखो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या, हीट करने पे जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता वो ज्यादा थर्मल स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो H2O, H2S, H2Se और H2T हमें पता है, फिर से यही पे वही लॉजिक लगता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, हीट करेंगे तो इजीली एनर्जी देने पे कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, टेल्यूरियम वाला ही ना। तो ये इजीली ब्रेक हो रहा है मतलब ये थर्मली कम स्टेबल है। H2O इजीली ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इजीली कम एनर्जी में ब्रेक नहीं होता, मतलब थर्मली ये ज्यादा स्टेबल है। जो जल्दी ब्रेक होगा लेस स्टेबल, जो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता मोर स्टेबल। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होंगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, थर्मली लेस स्टेबल, ये थर्मली मोर स्टेबल। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है जो H2O है वो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा और टेल्यूरियम वाला जो रहेगा वो थर्मली कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। देन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अभी इसको समझते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ध्यान दो, ट्राई करना कि ऑर्डर याद कर लो, नहीं याद रहता तो फिर इस तरह से लॉजिक लगा के आंसर हम लिख सकते हैं। अभी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास है H2O, H2S, H2Se एंड H2T, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम वाला। अभी रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, तो जो सामने वाले का रिडक्शन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी स्पीसीज होती है जो सामने वाले का रिडक्शन करती है और इसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। हमें इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखनी है, मतलब इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। जिसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, जिसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडेशन की कौन सी डेफिनेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली लगा दो।
तो हमें पता है हाइड्रोजन सबसे इजीली कहाँ से जाएगा, ये टेल्यूरियम वाले से ना। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली निकलेगा, इजीली निकल रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो रहा है, और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इजीली हुआ मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, तो टेल्यूरियम वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देखो यही ऑर्डर है क्या? तो हमने लिखा है हाँ, H2S वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, H2S उससे ज्यादा, और टेल्यूरियम वाला जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। H2O रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। ठीक है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। समझ में आया? ठीक है, तीनों जो ऑर्डर है उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी भी एंड रिड्यूसिंग नेचर वाला भी। तो ये हो गया हमारा 16 ग्रुप का। अभी आते हैं हम 17 ग्रुप एलिमेंट पे। तो 17 ग्रुप एलिमेंट में जो हमारे हाइड्राइड्स बनेंगे वो HX टाइप के बनते हैं, मतलब HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, देख यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एक मिनट इसको ही मिटा देती हूँ या फिर अलग कलर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखना है तो फिर से HF बॉन्ड लेंथ कम रहेंगी, HCl, HBr एंड HI में बॉन्ड लेंथ और ज्यादा रहेगी। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की जरूरत है कि बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा रहेगी, है ना, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। अभी कहाँ पे बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो ऑब्वियसली आयोडीन वाले में बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। इजीली ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव इजीली निकलेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जो H पॉजिटिव जल्दी देता है स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ना। तो HI के केस में क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, इजीली H पॉजिटिव आयन देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। मतलब इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, इजीली H पॉजिटिव डोनेट तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगी। तो HF से HI तक जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। है क्या यहाँ पे? HF लीस्ट एसिडिक, देन उससे ज्यादा HCl, HBr एंड HI। ठीक है, देन है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अभी इससे तो रिलेट कर सकते हैं ना बॉन्ड स्ट्रेंथ को। HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी इसलिए तो जल्दी से ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमने लिखा है HF ज्यादा स्ट्रॉन्गर, HCl, HBr एंड सबसे कम HI। थर्मल स्टेबिलिटी भी सेम रहेगा, HF, HCl, HBr एंड HI। थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन रहेगा? HF, क्योंकि इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है बॉन्ड। लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम कम होगी। तो HF ज्यादा थर्मल स्टेबल, देन HCl, HBr एंड सबसे कम थर्मल स्टेबल होता है HI। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारे हाइड्राइड्स के बारे में, 16 एंड 17 ग्रुप के हाइड्राइड। अभी हम देखते हैं ऑक्साइड्स। अभी ऑक्साइड्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आए हैं इसमें से भी। देखो, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो है वो दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, EO2 एंड EO3। तो जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है ना, तो EO2 वाला, तो ऑक्सीजन को O2 लगाओ तो ये O3 बन जाएगा, सल्फर को O2 लगाओ तो SO2, सेलेनियम को O2 लगाओ तो SeO2। वैसे ही EO3 में SO3, SeO3, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह से आएगा। तो दो टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे, EO2 एंड EO3 टाइप के। अभी दोनों जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के रहेंगे, मतलब इन ऑक्साइड्स की अगर हमने वाटर के साथ रिएक्शन की तो एसिड बनेगा। ठीक, देख रिड्यूसिंग नेचर जो है ऑक्साइड का, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ये दो पॉइंट अच्छे से याद करके रख लेना। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और टेल्यूरियम ऑक्साइड जो है TeO2 वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, ये ऑक्साइड्स है, इसके पहले हमने हाइड्राइड्स का समझ लिया था। ठीक है, ये ऑक्साइड्स वाले पॉइंट है। देख, ये 16 ग्रुप के, 16 ग्रुप ऑक्साइड में ज्यादा कुछ नहीं है, दो टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, EO2 एंड EO3। एसिडिक नेचर के रहेंगे, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्साइड का डिक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, देन ग्रुप 17 वाले में फ्लोरीन के जो ऑक्साइड्स है OF2 एंड O2F2, दो टाइप के ऑक्साइड रहेंगे। उसमें से भी सिर्फ OF2 क्या होता है? स्टेबल, और दोनों जो रहेंगे वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। देन क्लोरीन के ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। आयोडीन के भी ऑक्साइड सॉलिड होते हैं और हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, देख यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि हायर ऑक्साइड्स जो रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्साइड। और ये जो दो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि ClO2
मतलब क्लोरीन का जो ये ऑक्साइड है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और इसको वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, कोर ClO2। देन I2O5 जो है आयोडीन, ये पेंटॉक्साइड जो रहेगा, इसको हम यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ClO2 का ब्लीचिंग एजेंट वाला एंड I2O5 का एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। ये हो गया ग्रुप 17 के ऑक्साइड। ग्रुप 18 का, इसका तो अच्छा है, ना ये हाइड्राइड्स बनाता था ना ये ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, बस टॉपिक हमारा रिवाइज हो गया है। अभी इसके ऊपर के हम देख रहे हैं क्वेश्चन। पहला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल, एक मिनट पेन का कलर चेंज करूं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल हलाइड्स इज हाईली कोवैलेंट इन नेचर। हाँ, ये एक पॉइंट है, ये हमारा बचा था, इसको मैं क्वेश्चन के साथ ही बता देती हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अभी देखो, कहीं पे भी अगर कोवैलेंट कैरेक्टर या फिर आयोनिक कैरेक्टर इस तरह से लिखा हो, कोवैलेंट या फिर आयोनिक कैरेक्टर लिखा हो क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन है हमारे पजल्स रूल का। कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर या फिर आयोनिक कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है पजल्स रूल। अभी डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा चीजें बताती हूँ आप लोगों को, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमारे पास कटायन एंड अनायन दो रहेंगे वहां पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ना मेटल हलाइड ले लूं, मेटल हलाइड्स की अगर हम बात करें तो MX बनेगा, तो ये हो गया हमारा कटायन, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कटायन, और हलाइड हो गया हमारा अनायन। ठीक है, तो कोवैलेंट आयोनिक कैरेक्टर के क्वेश्चन में पहले कटायन एंड अनायन को देख लो। अभी कटायन को सबसे पहले देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे, वो कटायन के रूल से ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जहां पे कटायन सेम आ गया तो फिर हमें अनायन वाले रूल्स भी पता होने चाहिए। तो पहले कटायन के बारे में बताती हूँ मैं। कटायन के केस में सबसे पहले देखना चार्ज। कटायन के केस में सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज। कटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतना ही उस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। कटायन के केस में, यहाँ पे कटायन लिख देती हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा M क्या है। कटायन के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। वैसे ही कटायन के केस में जितना साइज कटायन का कम, साइज जितना कम रहेगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो कटायन के केस में हमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए एंड स्मॉलर साइज का कटायन चाहिए, तो फिर कोवैलेंट कैरेक्टर वहां पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, हाँ, ये कटायन के पॉइंट हो गए। देन अनायन के बारे में क्या होता है, तो अनायन के केस में जितना निगेटिव चार्ज, चार्ज में जितना निगेटिव चार्ज अनायन पे ज्यादा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो ये चार्ज वाला पॉइंट तो सेम है कि चार्ज ज्यादा चाहिए, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज और अनायन पे निगेटिव चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अनायन के केस में साइज जो है उसका उल्टा है। अनायन के केस में जितना लार्जर साइज रहेगा, मतलब साइज जितना ज्यादा अनायन का उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो कटायन के केस में लार्ज पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर साइज, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। अनायन के केस में लार्ज नेगेटिव चार्ज और लार्ज साइज, तो फिर हायर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए। अभी किसका पॉइंट देखेंगे, मतलब कटायन के बारे में हम देखें कंपाउंड में या फिर अनायन के बारे में देखें, तो सबसे पहले कटायन को देखो। कटायन अगर डिफरेंट है, कंपाउंड में कटायन, चार कंपाउंड दे रहेंगे ना हमें, ABCD ऐसे चार ऑप्शन दे रहेंगे, तो चारों में देखो कि कटायन डिफरेंट है क्या। अगर कटायन डिफरेंट है तो फिर उसके ही पॉइंट्स को देखेंगे पहले। ठीक है, अगर कटायन चारों इसमें सेम रहा, यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे भी पोटेशियम है, यहाँ पे भी पोटेशियम है, यहाँ पे भी पोटेशियम, यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे भी टेन, यहाँ पे भी टेन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सब में अगर सेम मेटल है तो फिर अनायन के पॉइंट्स हमें देखने हैं, नहीं तो कटायन के ही पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां पे डिफरेंट कटायन है तो कटायन के पॉइंट लगाओ, पहले चार्ज देख लेना, चार्ज अगर सेम है तो फिर साइज पे जाना। ठीक है, नहीं तो चार्ज से ही हमारे आंसर आ जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब शायद से मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर के। तो क्वेश्चन करते करते आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा कि मैं इन पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करूंगी क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, ये क्वेश्चन था हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल हलाइड हाईली कोवैलेंट इन नेचर, कौन ज्यादा कोवैलेंट है। अभी देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Cl और Cl, तो अनायन तो सेम हो गया ना, यहाँ पे अनायन अलग है। ठीक है, लेकिन एक काम करेंगे, क्योंकि इन तीनों में मुझे अनायन सेम दिख रहा है और सब में जो मेटल है वो तो अलग अलग है ना, ये जो एलिमेंट है कटायन जो है वो तो अलग अलग है, तो हम कटायन वाला ही पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अभी कटायन में कौन सा पॉइंट लगाना है, सबसे पहले चार्ज वाला। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि इसमें कटायन में कितना चार्ज है।
सबसे पहले है UF6। हमें पता है UF6 में यूरेनियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो X लेंगे प्लस 6 इंटू फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है इज इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे यूरेनियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, देख SbCl3, इसमें एंटीमोनी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो x प्लस 3 इंटू Cl पे चार्ज -1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे एंटीमोनी जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इन दोनों का निकाल लेना, तो यहाँ पे Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएंगे, +2। अभी ध्यान दो, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है कटायन में, कटायन का किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ये ऑप्शन ए में। तो बस जहां पे कटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट पोलर। तो सबसे पोलर कौन है पूछा है, तो यहाँ पे हमें HF, HCl, HBr एंड HI दिया है। अभी हमें पता है सब में हाइड्रोजन सेम है, अभी डिफरेंट क्या है, तो हैलोजन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा रहेंगी, है ना, इसलिए HF जो है हमारा आंसर रहेगा। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पोलैरिटी ज्यादा, इसलिए मोर पोलर क्या रहेगा, HF। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारा आंसर आ गया। अभी एक चीज ना याद रखना, कभी भी पोलैरिटी के क्वेश्चन आए तो उसको ना हमें सॉल्व करना चाहिए डायपोल मोमेंट से। जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, उसकी पोलैरिटी की वैल्यू जो है वो जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर रहेगा, है ना, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा वो मोर पोलर रहेगा। लेकिन जो डायपोल मोमेंट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, एक तो चार्ज एंड दूसरा होता है बॉन्ड लेंथ, है ना। और यहाँ पे जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, और चार्ज जो है वो इनवर्स है। जैसे देखो यहाँ पे चार्ज अगर हम देखें तो क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के केस में जो चार्ज रहेगा, है ना, जो पोलैरिटी रहेंगी चार्ज की वजह से वो ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब चार्ज ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। लेंथ के बारे में अगर देखें तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा होती है, तो चार्ज से ये जीत जाएगा पोलैरिटी में, और HI में सॉरी बॉन्ड लेंथ के टर्म में ये जीत जाएगा, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, तो एक्चुअली कुछ जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं उसका ऑर्डर ना हमें पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन जैसे अगर हम अल्किल हैलाइड्स में लेंगे तो वहां पे ना हमें पोलैरिटी का जो ऑर्डर है वो याद करना ही पड़ेगा। तो वैसी जो चीजें हैं उसको याद कर लेना, यहाँ पे पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन था, चार्ज। लेंथ अगर हम देखते तो लेंथ की वजह से ये ज्यादा पोलर रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, तो HF यहाँ पे हमारा मोस्ट पोलर रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल। अभी ऑक्टाहेड्रल कौन है, देखो याद है कंपाउंड तो ठीक है, नहीं है तो फिर वही अपने वाली ट्रिक लगाएंगे हम। सबसे पहले सेलेनियम है, सेलेनियम में अभी एक काम और कर सकते हैं ना, देखो ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो मुझे पता है इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, तो बस हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन दो इसमें अगर sp3d2 आएगा तो फिर आगे की चीजें देखेंगे। अगर एक ही इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया तो वही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आती है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हमारा आना चाहिए। देखो SeCl2 सेलेनियम क्लोराइड में, अभी सेलेनियम कहाँ से है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली से है, तो सेलेनियम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक क्लोरीन इसके साथ, दूसरा क्लोरीन इसके साथ, एक लोन पेयर दूसरी लोन पेयर, तो 1 2 3 और 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। देख SeF4 सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, SeF4 सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, देखो फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, 4 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा एंड ये फोर्थ फ्लोरीन, देन ये एक आएंगे लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5, 5 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल नहीं, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। SF6 है, SF6 तो सल्फर, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड यहाँ पे 6, तो सारे ही
बॉन्ड पेयर हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। और इसमें ही हमारा जो ज्योमेट्री है वो क्या आ जाता है, ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। मैंने टेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड क्यों नहीं चेक किया, देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम एक ही ग्रुप के मेंबर है। इसका और इसका फॉर्मूला अगर सेम है तो उसका ज्योमेट्री भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो उसका भी sp3d2 नहीं आने वाला, इसलिए मैंने उसको चेक नहीं किया। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग दैट कैन एग्जिबिट -2, -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन शो करता है ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन है ना। सेलेनियम, सल्फर, टेल्यूरियम ये तो +4 +6 भी कर सकते हैं ना, लेकिन ऑक्सीजन वो नहीं करता, तो ऑक्सीजन रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट है, which from following molecule exhibit highest acidic nature। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, देखो H2O, H2S, H2AC, H2T, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम पता है। देन H2H2 हमें पता है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगता था, बॉन्ड लेंथ वाला। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, H पॉजिटिव इजीली निकलेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो H2T टेल्यूरियम का जो हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। नेक्स्ट है, विच मेटल हलाइड फ्रॉम फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। अभी ध्यान दो, लोएस्ट आयोनिक कैरेक्टर मतलब हाई कोवैलेंट कैरेक्टर, ये उल्टा होता है इनका। ठीक है, जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर कम, और जितना आयोनिक कैरेक्टर कम उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो लोएस्ट आयोनिक कैरेक्टर मतलब ही हम निकालेंगे हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पे कि कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें। अभी ध्यान दो, यहाँ पे M M M और M मतलब कटायन जो है, मेटल जो है वो सब में सेम है, तो कटायन का पॉइंट तो नहीं लगाएंगे हम, है ना। तो रूल्स किसके बारे लगाएंगे हम, अनायन के बारे में। देखो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन। अभी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में सेम ही रहेंगी, -1 चार्ज रहेगा ना, तो चार्ज वाला भी पॉइंट सेम हो गया। तो जो फैक्टर सेम है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, जो फैक्टर डिफरेंट है उसके बारे में सोचना है। क्योंकि चार्ज भी सबका सेम ही है -1, तो मैं जाऊंगी इसके साइज पे। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमें पता है ये अनायन है, अनायन के केस में जितना साइज ज्यादा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आयोडाइड वाले के केस में आयोनिक कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। बस वही हमें पूछा था, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, which among the following halogens combine readily with metal to form metal halide with highest ionic character। देखो highest ionic character मतलब लो कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा, है ना। लो कोवैलेंट कैरेक्टर हमें पता है, मतलब ढूंढना ही आप। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब भी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये अनायन रहेंगे, सब पे चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो साइज के ऊपर से आंसर निकालेंगे हम। ये स्मॉलर साइज, लार्जर और ज्यादा रहेगा। तो अनायन के केस में जितना नेगेटिव साइज का फैक्टर देख लेना, अनायन के केस में जितना साइज कम उतना कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम रहेगा, है ना। तो साइज किसका कम है, फ्लोरीन वाले का। तो बस यही आंसर रहेगा हमारा। फ्लोराइड वाले के केस में कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे कम रहेगा, मतलब आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन रहेगा, तो H2O, H2T मतलब ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम वाला दिया है ना। अभी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा हीटिंग करने पे, वो लेस थर्मल स्टेबल रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है एनर्जी देने पे, हीट देने पे, इसलिए ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, मतलब यही तो हमारा लीस्ट थर्मल स्टेबल रहेगा, है ना। तो कौन, ऑप्शन बी। दे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वीकेस्ट हैलोजन एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हैलोजन के एसिड दिए हैं HF, HCl, HBr और HI। हमें पता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इजीली H पॉजिटिव देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये सबसे वीक एसिड रहेगा। वीक ही पूछा है तो HF, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which noble gas element from following exhibit highest number of different oxidation state। अभी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी रहेंगी,
तो xenon, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, नियॉन। अच्छा, ये तो नोबल गैसेस दे दिए हमें, और हमें पता है इसमें से सिर्फ xenon ही कंपाउंड बनाता है, बाकी तो कंपाउंड ही नहीं बनाते ना, तो बस वही रहेगा, xenon ही रहेगा, वही डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नोबल गैसेस में से। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which among the following statement is not correct about group 16 element? ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? पहला, these show oxidation state from -2 to +6। हाँ, ये तो सही है, ये शो करते हैं वो। The stability of +6 oxidation state increases down the group। नहीं, ये तो गलत है ना, +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी तो डिक्रीज होती है ना, और +4 की इंक्रीज होती है। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये गलत है और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देख लो तो, स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस, हाँ सही है। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 इज प्राइमरी कोवेलेंट, हाँ ये भी सही है। ये स्टार्टिंग में हमने सारे पॉइंट रिवाइज कर लिए थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which halogen acid from following has highest acidic strength? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी रहती है? HI की, है ना। अब ये हमने बहुत बार देख लिया एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, मतलब पहले रिवाइज भी कर लिया, फिर 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट टिक कर रही हूँ। तो HI ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग लोएस्ट बॉन्ड एंगल, HEH बॉन्ड एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, इसके बॉन्ड एंगल हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले H2O, देन H2S, H2Se एंड H2TE। H2O में बॉन्ड एंगल होता है 104.5, है ना, हमारे टेक्स्ट बुक में 104 दिया है, तो मैं यहाँ पे 104 लिख रही हूँ, 104। देन H2S में होता है 92, यहाँ पे होता है 91 और यहाँ पे 90। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो सबसे कम पूछा है क्या? हाँ, सबसे कम पूछा है, तो किसका? टेल्यूरियम के केस में रहेगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट कोवेलेंट नेचर। अभी देखो, कोवेलेंट नेचर फिर से आ गया, देखो कौन सेम है पहले देख लो, कौन सेम है। तो यहाँ पे मुझे सब में ना क्लोरीन मतलब अनायन सेम दिख रहा है, तो हम अनायन का पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम कटायन के पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। अभी कटायन में सबसे पहले क्या देखना रहता है हमें? चार्ज, तो पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो पीबी, अभी यहाँ पे लिखूं क्या मैं डायरेक्टली? अच्छा ठीक है, एक का सॉल्व करके देती हूँ, बाकी आप लोग निकाल लेना। PbCl4 में मुझे Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो x प्लस 4 इंटू Cl पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे Pb लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पे निकालोगे तो वो आ जाता है +2। यहाँ पे फिर से Pb है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे Sb, तो यहाँ पे आएंगे +3। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर कटायन, कटायन के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे है, तो इस कंपाउंड में हमारा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर ए है। If M represents metal atom and X is the halogen atom, then identify Mx with highly ionic character। अभी देखो, ionic character high मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर लो चाहिए हमें, लो कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी देखो फिर से, यहाँ पे मेटल सेम है, तो फिर सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी? अनायन के ऊपर। इसमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, चार्ज तो सेम रहेगा, तो फिर साइज के बारे में कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी अनायन के केस में, अनायन के केस में जितना साइज ज्यादा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जितना साइज कम उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर कम। हमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए, मतलब आंसर फ्लोरीन रहेगा, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which from following metal chloride possess less covalent character? लेस कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, तो सबसे पहले देखो सब में Cl दिख रहा है, तो फिर से मेटल, और मेटल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। यहाँ पे निकालोगे तो +4 आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Sb की +5, यहाँ पे Sn +2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Pb +4, ठीक है क्या किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा? हाँ नहीं, हमें लेस चाहिए ना, लेस कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एसेंशियल है ना। कटायन के केस में जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम फॉलोइंग फॉर्म्स कंपाउंड विथ फ्लोरीन? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon। हाँ, ये नोबल गैसेस दिए, तो नोबल गैसेस में तो सिर्फ हमने xenon के ही कंपाउंड देखे, तो ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थर्मली मोस्ट स्टेबल हैलोजन हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, लास्ट वाला स्टेबल कम स्टेबल और सबसे फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल पूछा था तो HF आएगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कोवैलेंट। ठीक है, फिर से देखो सब में Cl सेम है, यहाँ पे Sb+3, यहाँ पे Pb+2, एक मिनट, यहाँ पे Pb+2, देन Sn+4 और यहाँ पे Sn+2। मोस्ट कोवैलेंट तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट SnCl4 में, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। Which element from following combines with hydrogen to form compound with lowest thermal stability? फिर से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल आयोडीन वाला रहेगा, है ना, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what type of hybridization is involved in central atom of hydride of group 16 element? कौन सा रहता है, sp3। हमने स्टार्टिंग में देखा था हाइब्रिडाइजेशन ग्रुप 16 के हाइड्राइड में sp3 रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिर से थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल ऑक्सीजन वाला रहेगा। कहाँ पे है, बस ये एक ऑप्शन दिखा मुझे, इसमें किसी में भी ऑक्सीजन वाला नहीं है, है ना, तो बस यही रहेगा आंसर। फिर से चेक कर लो, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम और सबसे कम टेल्यूरियम, तो बस ऑप्शन सी है हमारा आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री ऑफ टेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो टेल्यूरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ऑक्सीजन फैमिली का है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6, 4 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे फोर्थ, और एक क्या रहेंगी, लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आती है। यहाँ पे रहेगा टेल्यूरियम, देन एक लोन पेयर है तो इधर आ जाएंगे, और 4 फ्लोरीन, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4। अभी ध्यान दो, यहाँ पे ये एक्चुअली में सीसॉ शेप है ना, लेकिन हमें ऑप्शन में सीसॉ नहीं दिया है, इसलिए हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसलिए ये ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सीसॉ ऑप्शन होता तो हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि एक्चुअली में ये सीसॉ ही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से फिर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाली है, इसलिए उसको हमने सिलेक्ट किया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। हाँ, इसका ऑर्डर लिख के देती हूँ मैं। हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन तो HF, HCl, HBr एंड रहता है हमारे पास HF। अभी ध्यान दो, इधर से इसको छोड़ दो, इसका एक्सेप्शन वाला केस है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां से यहां जाएंगे। हाँ, एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर होता है, तो ये डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। जितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम HCl से HI तक जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगे, इंक्रीज, और क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HI, देन HBr एंड देन किसका होता है, HCl का। अभी हमें लगता है कि सबसे कम किसका होना चाहिए, HF, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो HF, देन HI, HBr एंड HCl, ये रहेगा। कहाँ पे देखो तो HF, HI, HBr, HCl, ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिडिटी पूछा है किसकी, हाइड्राइड की। हाँ, तो क्या डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होंगी, है ना। कहाँ पे गया, टी, टेल्यूरियम वाला सबसे ज्यादा चाहिए। हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो टेल्यूरियम वाला सबसे ज्यादा और H2O वाला सबसे कम चाहिए, तो सबसे कम H2O, ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, है ना, तो बस यही रहेगा आंसर, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। टेल्यूरियम एसिडिक, देन सेलेनियम, सल्फर एंड लास्ट में ऑक्सीजन। Which of the following hydrides of chalcogens has lowest bond angle and highest bond length?
ठीक है, देखो बॉन्ड एंगल नहीं भी पता होगा तो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, H2T, टेल्यूरियम वाले की, है ना, साइज के हिसाब से। तो यही रहेगा आंसर। और बॉन्ड एंगल भी सबसे कम इसका रहेगा, हमने देखा है इसके पहले क्वेश्चन। तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जाती हुई डिक्रीज होता है, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी रहेगी, ठीक है, टेल्यूरियम वाले की। ऑप्शन सी है हमारा आंसर। What type of hybridization is found in H2SE? कौन सा रहेगा, sp3, है ना, ये H2O जैसा है ना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर सेलेनियम, जैसा इसका वैसे सेलेनियम का। sp3 नहीं पता तो फिर वो ट्रिक तो मैंने बताई है, उससे निकाल लेना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। देन which of the following is preferably used as a bleaching agent for paper, pulp and textile? तो कौन था, ClO2, हमने देखा था ऑक्साइड्स जो थे क्लोरीन के, उसमें था ये एप्लीकेशन में, ClO2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, identify the type of hybridization of tellurium in TeCl2 molecule and geometry from the following। तो tellurium ये ऑक्सीजन फैमिली का है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक और दो, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, उसमें भी टेट्राहाइड्रल एंड बाइपिरामिडल दिया है, तो sp3 में टेल्यूरियम 1 2 3, sp3 में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल रहेगा, है ना। लेकिन ये टेट्राहाइड्रल नहीं, ये वी शेप या फिर एंगुलर आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया वी शेप एंगुलर, तो बस sp3 एंड टेट्राहाइड्रल को ही हम सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। Identify the correct order of reducing property of hydride of chalcogens from the following। ठीक है, तो हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में देखा था रिड्यूसिंग एजेंट जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो जल्दी हाइड्रोजन निकालेगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो जल्दी से हाइड्रोजन टेल्यूरियम में से जाता है, तो बस टेल्यूरियम सबसे ज्यादा चाहिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें टेल्यूरियम वाला सबसे ज्यादा दिया है, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, identify the type of hybridization and geometry of selenium tetrafluoride, selenium hexafluoride molecule from the following। ठीक है, अभी इसका ना SF6 जैसा ही होता है, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इसको कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं आंसर बता रही हूँ, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल रहेगा। एक मिनट मैंने गलत किया ना, अच्छा, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल दो बार हो गया यहाँ पे, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड का आंसर जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, तो SF6 का देखा ना हमने, जैसे SF6 का वैसे इसका भी रहेगा, लेकिन ऑप्शन ना ये और ये सेम हो गया है, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल। एक काम करो, इसका ना मैं चेंज करके देती हूँ, इधर sp3d लिखो सिर्फ, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल, दोनों में से एक चेंज करके देना था तो मैंने बी को चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। बस ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी यहाँ पे ना शायद ही एक आध क्वेश्चन छूट गया होगा, लेकिन मैंने सारे ही जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर के PYQs तो वो सारे ही लिए हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है तो एक्चुअली प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटलीस्ट इस टॉपिक के तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इजी क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन वैसे ही आए हैं तो वही तो मुझे लेने पड़ेंगे ना, ठीक है, तो बस ये टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।